चलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो आज का अपना टॉपिक है कैटलिस्ट। टॉपिक तो पीछे दिख ही रहा होगा। अच्छा, स्टार्ट करें क्या? बकवास काहे को कर रहा है, स्टार्ट करना। हाँ यार, हाँ सुन, लग रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। कैटलिस्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को, कैटलिस्ट होते क्या हैं? हमेशा की तरह कैटलिस्ट ऐसे केमिकल सब्सटेंस है या फिर ऐसे केमिकल्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देते हैं। चलो, रिएक्शन रेट को अल्टर कर देते हैं। अब इस बार ये नया टर्म है, ज्यादा सूटेबल लगा इस बार मेरे को, कहीं मैं पढ़ा तो मेरे को बहुत ज्यादा सूटेबल लगा। अल्टर कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, या तो इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे, वो बात की बात है। तो उसे कौन सारे केमिकल्स को क्या बोला जाता है? कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट की एक और खासियत है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं, बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कतई भी नहीं करते। मतलब आखिरी में रिएक्शन में जितने रिएक्शन से पहले इनिशियल में कितना था, 5 मोल थे, तो इनिशियल में बाद में भी 5 मोल आपको कैटलिस्ट वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई प्रोपोर्शन में चेंज नहीं आता है, कंसेंट्रेशन में चेंज कैटलिस्ट की नहीं आता है। तो यही कैटलिस्ट की खासियत है। तो कैटलिस्ट की अगर बात करूं तो कैटलिस्ट जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। इसकी बात नहीं करेंगे, ये सब कवर करके आ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में। आज नया कैटलिस्ट के बात करेंगे। तो ठीक, तो रिएक्शन के बेसिस में कैटलिस्ट 2 टाइप्स के हो सकते हैं। रिएक्शन के बेसिस पे अगर मैं बात करता हूं, रिएक्शन के ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन अगर मैं बात करता हूं, तो इसे मैं 2 टाइप्स में बोल सकता हूं। एक हो जाएगा आपका होमो, GENIOUS जीनियस कैटलिस्ट, CATALYST, और दूसरा है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। GENEOUS जीनियस, GENEOUS जीनियस। ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो भाई लोग बहन लोग देख लेना। चलो, तो कैटलिस्ट अगर रिएक्शन के बेसिस पे बात करेंगे तो 2 टाइप की कैटलिस्ट है। एक होता है होमोजीनियस कैटलिस्ट, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट कौन से कैटलिस्ट होते हैं? होमोजीनियस कैटलिस्ट आर जनरली दोज कैटलिस्ट जो अगर हमारा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, सिंपल अगर मैं बात करता हूं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सारे के सारे सेम फेज में होंगे तो उसे होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं। सेम फेज में होंगे, सेम फेज होंगे तो उसे होमोजीनियस कैटलिस्ट बोला जाता है। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जस्ट अपोजिट ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट आर दोज कैटलिस्ट जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। और हो सकता है कि अगर इनमें से कोई एक भी अगर डिफरेंट फेज में हुआ, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या फिर हो सकता है कैटलिस्ट ही, तो उसे हम क्या बोले जाएंगे? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोलेंगे। ठीक, क्योंकि वो रिएक्शन के हिसाब में रिएक्शन की तरह नहीं है। सिंपल, अभी अपना टॉपिक है होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट कौन से कैटलिस्ट होते हैं तो उसको कवर करते हैं, फिर हेट्रोजीनियस पे पढ़ेंगे। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जिसमें रिएक्शन, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सारे के सारे सेम फेज में हो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक नहीं 2 ले लेते हैं, 2 नहीं 3 ले लेते हैं, जितना बोलोगे उतना ले लेंगे। चलो, तो एक मैं ले लेता हूं, प्रोडक्शन मेथड ऑफ SO3, मतलब H2 + O2 गिव्स मी SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहां पर मैं एक कैटलिस्ट यूज करूंगा। ये सारे के सारे कौन से फेज में है? गैस फेज में है। ठीक, तो अगर जो मेरा कैटलिस्ट भी होगा वो गैस फेज में मैं यूज करता हूं, तो ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा? होमोजीनियस कैटलिस्ट के अंडर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मैं एक कैटलिस्ट ले लेता हूं जो कि गैस फेज में ही हो, तो एक कैटलिस्ट कौन सा हो जाएगा जो कि हम यूज कर सकते हैं? यहां यूज कर सकते हैं हम नाइट्रोजन ऑक्साइड, दैट इज इन गैस फेज। तो चलो, तो ये एक रिएक्शन हो गया, इसमें रिएक्टेंट भी, प्रोडक्ट भी और कैटलिस्ट भी सारे के सारे सेम फेज में हैं। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेता हूं मिथाइल एसीटेट ले लेते हैं, CH3COO CH3। ठीक,
हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, इसमें भी यही प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, H2O के साथ। और इसमें प्रोडक्ट अपने को क्या मिल जाएगा, एक कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहा हूं यहां HCl, ठीक, ये भी लिक्विड में, ये भी लिक्विड में, ये और जनरली ये भी लिक्विड में। और जो प्रोडक्ट अगर हमें लिक्विड में मिल गया तो वाह वाह, होमोजीनियस कैटलिस्ट में अंदर आ जाएगा। तो मेरे को जो प्रोडक्ट मिलता है मतलब CH3COOH, और दूसरा क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा H, यहां पर से H2O टूटेगा तो क्या बन जाएगा CH3OH, CH3OH। तो ये जो मेरे को प्रोडक्ट भी मिला तो भैया ये भी लिक्विड में ही है, ठीक, दोनों अल्कोहल, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरा अल्कोहल, तो क्या मिला भैया अपने को, प्रोडक्ट भी लिक्विड में ही मिला। तो ऐसे सारे रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, होमोजीनियस कैटलिस्ट के अंडर रखा जाता है। तो लिख लो, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है वीडियो? चलो, होमोजीनियस कैटलिस्ट समझ है। नेक्स्ट है अपना हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो कि आगे देखेंगे, जो कि सेम फेज में ना हो, तो इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिटा देता हूँ और हो सेम को सब वैसी रहेगा, और ये सारे रिएक्शंस भी मिटा देता हूँ, ठीक। यहाँ आर नॉट इन सेम फेज लिख दे रहा हूँ, तो आप भी लिख लेना कि होमोजीनियस कैटलिस्ट आर दोज कैटलिस्ट इन विच रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर नॉट इन सेम फेज, नॉट इन सेम फेज, उसे क्या बोला जाएगा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक। तो फॉर एग्जांपल, अब ये एग्जांपल भी दे दो, इसके भी एग्जांपल दे दो। सिंपल पहला ही वाला एग्जांपल पकड़ लेते हैं, SO2 प्लस O2 मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स मी सल्फर ट्राइऑक्साइड, और यहां एक कैटलिस्ट यूज करेंगे जो कि डिफरेंट फेज में होना चाहिए, क्योंकि ये है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बेस्ट कैटलिस्ट मैं प्लेटिनम यूज कर लेता हूं, क्योंकि प्लेटिनम भी यूज करके हम सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये वाला जो फेज है ये अपना गैस फेज में है, ये भी गैस फेज में है, ये भी गैस फेज में है, बट जो कैटलिस्ट है वो अपना सॉलिड फेज में है। तो ये कौन सा कैटलिस्ट का एग्जांपल हो जाएगा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल हो जाएगा। सिंपल सी क्लियर सी बात है, छोटी सी बात है। चलो एक और एग्जांपल दे दो भैया, एक और एग्जांपल। तो ये लो एक और एग्जांपल मान लेता हूं, इस बार हैबर प्रोसेस ले लेते हैं। हैबर प्रोसेस तो सभी ने सुना होगा, प्रोडक्शन मेथड ऑफ अमोनिया इज सेड टू बी ए हैबर प्रोसेस। N2 प्लस H2 गिव्स मी, एक कैटलिस्ट यूज करेंगे तो NH3, ये प्रोसेस कौन सा होता है, हैबर प्रोसेस। तो यहाँ एक कैटलिस्ट यूज करना है जो कि मेरा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की तरह वर्क करे। तो मैं यहाँ Fe का यूज कर लेता हूँ, Fe यानी आयरन, जो अपना आ जाएगा सॉलिड फेज में। बाकी ये दोनों तो क्या होंगे, गैस, ये भी गैस, और NH3 जो मिला वो भी गैस। तो सिंपल सी बात है, सारा का सारा क्लियर है डाउट। तो कैटलिस्ट अपना मिला सॉलिड फेज में और बाकी सब हैं गैसेस फेज में। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। इसको भी लिख लो, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होपफुली समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं है, अभी तो 8 ही मिनट हुआ ही है। लिख लिए, रब कर दूं? हाँ एक चीज और, नोट्स सारे का सारा डिस्क्रिप्शन लिंक नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से चेक कर सकते हो और नोट्स डाउनलोड कर लेना। नोट डाउनलोड करने के लिए फिर बाद में खोलने के लिए आपको पासवर्ड देना पड़ेगा JP वर्ल्ड, सिंपल से JP वर्ल्ड लिख देना और आपका नोट्स खुल जाएगा, ठीक है। चलो कैटलिस्ट का 2 टाइप के कैटलिस्ट भी क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं कैटलिस्ट विषय में, और क्या टॉपिक है, ऑटो कैटलिस्ट। सिंपल, ऑटो कैटलिस्ट के बारे में कई लोगों ने सुना भी होगा, कई लोग जानते भी हो, नहीं जानते तो आज जान जाओगे, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑटो कैटलिस्ट। व्हाट आर ऑटो कैटलिस्ट, AUTO ऑटो कैटलिस्ट। सिंपल कैटलिस्ट के सामने ऑटो लिख दिया, ऑटो कैटलिस्ट चलाने वाला कैटलिस्ट नहीं, ऑटो, ठीक, ऑटो नहीं और नहीं, ठीक। स्टार्ट करते हैं। ऑटो कैटलिस्ट कौन से कैटलिस्ट होते हैं, सिंपल से अगर इनके ऊपर बात करते हैं तो ऑटो कैटलिस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक। तो ऑटो कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जो कि रिएक्टेंट में एज अ रिएक्टेंट प्रेजेंट रहते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, बट एज अ कैटलिस्ट भी बिहेव करते हैं। मतलब
ऐसे केमिकल्स रिएक्शंस और ऐसे रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट्स जो कि एक केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट हो और बिहेव करें एज अ कैटलिस्ट, तो उसे क्या बोला जाएगा, ऑटो कैटलिस्ट। इसमें एडिशनल कोई कैटलिस्ट ऐड नहीं किया जाता है, ठीक। जो रिएक्टेंट या फिर कोई प्रोडक्ट होगा वही कैटलिस्ट की तरह बाद में बिहेव करने लगता है। तो अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं तो और ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हूं, जैसे कि टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है, थोड़ा बड़ा रहेगा बट मजेदार है। टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक, TITRATION, टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आपका इस साल प्रैक्टिकल्स में भी यही करोगे। ऑक्जेलिक एसिड का टाइट्रेशन आपका इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में। चलो अपन ने भी किया था पर मेरे ढंग से याद नहीं क्या क्या आया था। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, C2H2O4.2H2O, और इसकी रिएक्शन टाइट्रेशन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, KMNO4, ठीक। पोटेशियम मैग्नीशियम टेट्रा ऑक्साइड, ठीक। और इसके साथ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक ऑक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड बोल रहा हूं, ये क्या है नाम भी यार भूल गया, देख लो। H2SO4 का यूज किया जाता है, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड याद है, नाम आया याद है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं और टाइट्रेशन करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का। तो यहां पास एक चीज है इन सारी चीजों में जो कि एक ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा देर में रिएक्शन कर देते हैं कंप्लीट, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव किया और क्यों किया ये भी। तो ये K2SO4 बना लेगा प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O, रट्टा मार लिया है, रट्टा हो गया है। एक साल एक्सपेरिमेंट किए हैं पूरा का पूरा, तो रट्टा हो गया है, मारा नहीं हो, ठीक। चलो तो ये आ जाएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट। बैलेंस कर लेना, बैलेंस कर तो लोगे ही। चल 11th में सीखे थे, 10th में सीखे थे, 9th में सीखे थे, तो याद ही होगा। टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब यहां पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव किया है। अब वो सब्सटेंस कौन सा है, मतलब वो रिएक्टेंट कौन सा है, KMNO4 एज अ ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। जनरली ये जब टाइट्रेशन कर रहे थे ऑक्जेलिक एसिड का, तो इस रिएक्शन में फर्दर ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस रिएक्शन, मतलब इसे बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन है ये, ठीक। और इसमें एडिशनल कोई ऑटो कैटलिस्ट भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बट ये बहुत ज्यादा स्लो कैटलिस्ट है, इसका स्लो प्रोसेस है, कैटलिस्ट नहीं, स्लो प्रोसेस है। तो इसे प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होती है बहुत धीमी होती है। अब जैसे ही इसमें KMNO4 में हमारा Mn2+ की फॉर्मेशन हो जाती है, तो Mn2+ आयन की प्रेजेंट होने के कारण हमारा KMNO4 रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। मतलब वैसे बोलेंगे Mn के कारण रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है आयन के कारण, बट ये Mn2+ किसका पार्ट है, KMNO4 का पार्ट है। तो सिंपली हम ये बोलते हैं कि दैट KMNO4 यहां एक ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को पूरी तरह से इंक्रीज कर देता है टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड में, ठीक है। इस एग्जांपल को लिख लो, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसलिए नोट्स छापने की जरूरत नहीं है। चलो कंप्लीट है, आगे बढ़ें। ऑटो कैटलिस्ट का भी टॉपिक क्लियर है। तो ऑटो कैटलिस्ट एक ऐसे कैटलिस्ट, ऐसे टाइप के कैटलिस्ट होते हैं जो कि रिएक्टेंट के रूप में खुद ही प्रेजेंट रहते हैं, इसमें एडिशनल कोई कैटलिस्ट हम ऐड नहीं करते हैं। चलो अब इसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑटो कैटलिस्ट के बाद कैटलिस्ट प्रमोटर एंड कैटलिस्ट इनहिबिटर। अब ऐसा टॉपिक जो कैटलिस्ट तो है, अब कैटलिस्ट को भी पावर को बढ़ाने वाले कुछ चीजें होंगी। चलो तो उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो कैटलिस्ट की पावर को बढ़ाएंगे उन्हें कैटलिस्ट प्रमोटर बोला जाता है। तो पहला आ जाएगा आपका CATALYST कैटलिस्ट प्रमोटर, और दूसरा आ जाएगा कैटलिस्ट इनहिबिटर। तो नीचे लिख देता हूं, तो एक ही साथ दोनों को पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, छोटा टॉपिक है। INHABITOR इनहिबिटर,
HABBI, स्पेलिंग देख ले, हाथू। चलो, इनहिबिटर, और इसे पॉइजन भी बोला जाता है, PIOSION, पॉइजन। कैटलिस्ट पॉइजन भी बोला जाता है क्योंकि ये पॉइजन की तरह वर्क करता है, मतलब कैटलिस्ट की पावर को डिक्रीज कर देता है। अब सिंपल समझ लेते हैं, कैटलिस्ट प्रमोटर कौन से कैटलिस्ट होते हैं? कैटलिस्ट प्रमोटर जनरली दोज कैटलिस्ट होते हैं जो कि कैटलिस्ट की पावर को इंक्रीज करेंगे। कैटलिस्ट इनहिबिटर या फिर कैटलिस्ट पॉइजन ऐसे टाइप के कैटलिस्ट नहीं होते हैं, ऐसे टाइप के सब्सटेंस। यहाँ एक चीज गलत मत करना, दिमाग में गलत मत बैठाना, मेरे मुंह से निकल गया होगा, अब मेरे को याद नहीं। कैटलिस्ट प्रमोटर्स वो होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो कि कैटलिस्ट को पावर को बढ़ाते हैं, बट वो एक कैटलिस्ट नहीं होते हैं। सिंपल सी बात बता दो, ठीक। कैटलिस्ट प्रमोटर कैटलिस्ट की पावर को बढ़ाएंगे, बट वो कैटलिस्ट की तरह नहीं काम करेंगे, ठीक है। कैटलिस्ट इनहिबिटर कैटलिस्ट की पावर को घटाता है, पावर को घटाता है, ठीक। समझ आई? सिंपल सी बात है। तो कैटलिस्ट प्रमोटर्स के एक एग्जांपल ले लेते हैं और कैटलिस्ट इनहिबिटर या फिर कैटलिस्ट पॉइजन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल सा बात है, अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं अमोनिया ही, NHC हैबर प्रोसेस, सिंपल यही सबसे एग्जांपल प्रोसेस आ जाएगा इसका। पॉइजन और वो भी याद करना आसान हो जाएगा, प्रमोटर और इनहिबिटर आपके लिए एक एग्जांपल से दोनों के लिए समझा दूंगा। और इधर भी NH3 और सिंपल इसके लिए भी फॉर्मूला सेम टू सेम इक्वेशन लिख लो क्योंकि एक ही इक्वेशन दोनों के लिए बताऊंगा। ये NH3, चलो हो गया रिएक्शन कंप्लीट। अब इस्तेमाल करते हैं अपना, यहाँ तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल कैटलिस्ट Fe इस्तेमाल करते हैं दोनों के लिए Fe, तो यहाँ अपने को अमोनिया की फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। अब सिंपल मैं एक में कैटलिस्ट प्रमोटर में कैटलिस्ट प्रमोटर इस्तेमाल करूंगा और इनहिबिटर में कैटलिस्ट इनहिबिटर का इस्तेमाल करूंगा, ठीक। अगर यहाँ मैं सब्सटेंस एडिशनल में एमो मेटल ले लेता हूं, ठीक, तो ये क्या कर देगा, कैटलिस्ट की पावर को बढ़ा देगा। मतलब जो अमोनिया का प्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा हाई रेट में फॉर्मेशन, मतलब बहुत कम समय में फॉर्मेशन हो जाएगा। एमो मेटल का इस्तेमाल कर लेता हूं। तो अगर इनहिबिटर यानी पॉइजन का इस्तेमाल करता हूं, CO यानी कोबाल्ट का अगर इस्तेमाल कर लेता हूं, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा। मतलब NH3 की अगर 5 मिनट में बन रहा था तो वही 20 मिनट में बनेगा, मतलब बहुत धीमा कर देगा रेट ऑफ रिएक्शन को। तो दोनों का एग्जाम्पल हो गया। चलो इन दोनों को लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक था, क्लियर है। पॉइजन, अब आता है एक और टॉपिक पढ़ने है, इसके बाद टाइम भी नहीं है, टाइम तो है अपने पास इस बार। अब एंजाइम्स, बायो वाले हो तो एंजाइम्स का पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेना, और मैथ वाले हो तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलो एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होता है, कौन बता सकता है? बता भी रहे होगे तो मैं सुन नहीं पा रहा हूं, फिर भी ट्राई कर लो एक बार। What are enzymes? एंजाइम्स क्या होते हैं? सिंपल मैं टॉपिक लिख देता हूं, ENZYMES, एंजाइम्स, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या है, व्हाट आर एंजाइम्स? सिंपल अगर एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स आर दी बायोकेमिकल्स। एक टाइप के क्या होते हैं, वो बायोकेमिकल्स होते हैं, ठीक, बायोकेमिकल्स। एंजाइम्स आर दी बायोकेमिकल्स और अ टाइप ऑफ प्रोटीन। जनरली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बने रहते हैं, फैट, स्टार्च, ये सब उसमें लार्ज, उनका इसका सबका लेवल क्या होता है, लार्ज रहता है। तो सिंपली एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर दी बायोकेमिकल सब्सटेंस। बायोकेमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं बॉडी में, ठीक। और ये टाइप के लार्ज पोर्शन ऑफ प्रोटीन इनमें प्रेजेंट रहते हैं, जिसलिए बोल देते हैं कि ये लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक। एंजाइम्स क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, बॉडी के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। मतलब डाइजेशन प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर देंगे। जैसे कि हमारे मुंह में ही एक प्रोड्यूस होता है एंजाइम जिसे सलाइवा बोला जाता है, पेट में प्रोड्यूस होता है एंजाइम जैसे कि म्यूकस हो गया, एक टाइप का एंजाइम है, पैक्टिन हो गया, एक टाइप का एंजाइम हो गया, ठीक। तो ये सारे एंजाइम्स क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बॉडी के इंक्रीज कर देते हैं, ठीक। अब बात किया जाएगा ये एक टाइप के मतलब ये कौन प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल अगर मैं बात करता हूं
तो ये एक तो एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं, और दूसरे प्लांट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, प्लांट्स भी कुछ टाइप के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, किस लिए? खुद की प्रोटेक्शन के लिए, खुद की लेयर की फॉर्मेशन करने के लिए भी एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट भी प्रोड्यूस करते हैं, ये इंसान बस नहीं प्रोड्यूस करते। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल्स बता दो, रिएक्शन भी बता दो, क्योंकि एग्जाम में तो ये सब काम नहीं आने वाला है बात। तो सबसे पहले समझ आए एंजाइम्स क्या हैं। एंजाइम्स एक टाइप के बायोकेमिकल सब्सटेंस हैं, ठीक, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देते हैं। एग्जाम में यही लिखना अगर आएगा तो। एक एग्जांपल लिख ले, एग्जांपल एक नहीं, दो नहीं, तीन ले लो, चार ले लो, चलो चार ले लो, पांच भी चाहो तो ले लो, पर उतना समय नहीं है इसलिए दो तीन ही से काम चलाते हैं। अगर मेरे पास क्या है, कैन शुगर है, कैन CANE, कैन शुगर है, मतलब C12 वो मतलब C6H12O6 का डबल, C6H12O6, तो सिंपल C12H24 लिख सकता हूं एंड O12। अगर इसकी क्या करता हूं, ब्रेक डाउन करता हूं, तो ये दो चीजें में ब्रेक डाउन होता है, एक तो ग्लूकोज और दूसरा C6H12O6, और सेम टू सेम इसे फ्रक्टोज बोलते हैं। आगे वाले ऑर्गेनिक में जब हम जाएंगे ना, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, तो ये सारे रिएक्शंस वहां के हैं, ठीक, तो वहां ये काम आएंगे। एंजाइम वहां का तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां और एंजाइम को और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ एक एंजाइम यूज करते हैं इसे कन्वर्ट करने के लिए, इनवर्टेज, INVERTASE। अब भैया इसमें एक चीज है कि ये नाम जो मैं लिखा, ये एंजाइम कैसे मैंने बोल दिया। जनरली इसका आप आखिरी के तीन वर्ड्स को ध्यान दीजिए, ASE, मतलब किसी भी वर्ड्स में अगर ASE लगा है तो एक टाइप का एंजाइम है। अब मैं बात नहीं कर रहा हूं कि जैसे दीज, दैज, ऐसे कुछ वर्ड्स आ गए उसमें बोल दिए ASE लगे तो भैया ये भी एक टाइप का एंजाइम है, नहीं, वो नहीं। बायो की बात कर रहा हूं, कुछ बायोकेमिकल्स की बात कर रहा हूं, तो उसमें अगर ASE लगा तो एक टाइप का एंजाइम हो सकता है, ठीक। तो इन्वर्टेज यहाँ एंजाइम हम इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेता हूं सिंगल, अगर सिंपल मैं ग्लूकोज ही ले लेता हूं, C6H12O6, ठीक। तो अगर मैं इसे किस में चेंज करना चाहूं, अल्कोहल में चेंज करता हूं, मतलब चाहूं मतलब C2H5OH, ठीक, और दूसरा क्या बनेगा, CO2 बनेगा या कुछ बनेगा, ध्यान से उतरा है, ठीक, वही बनेगा शायद। तो यहाँ एक एंजाइम यूज करूंगा ये ग्लूकोज को अल्कोहल में चेंज करने के लिए, तो यहाँ एक एंजाइम यूज करूंगा ZYMNASE, जाइमनेस। तो ये भी एक टाइप का एंजाइम है। चलो सिंपल ये दोनों एग्जांपल लिख लिए। और एक एग्जांपल बता दूं, इंपॉर्टेंट है, जो आपके बॉडी में ही होता है, यूरिया फॉर्मेशन उसके लिए है। तो यूरिया फॉर्मेशन का भी एग्जांपल लिख लेते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल हो गया, लिख लो भाई, हो गया। चलो तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, NH2 या फिर स्लैश नहीं बोलेंगे, बॉन्ड C, कार्बन ऑक्साइड और NH2, इसे क्या बोला जाता है, UREA, यूरिया। यूरिया टॉयलेट करते समय प्रोड्यूस होता है। छी, क्या बात कर रहे हैं। चल, तो यहाँ एक एंजाइम यूज करते हैं हम, इसे जनरली NH3 में, मतलब अमोनिया में चेंज करने के लिए, NH3 में चेंज करने के लिए, जो कि है UREA, ऐसे यूरेस, ठीक। तो ये भी एक टाइप का एंजाइम है। अब एक सिंपल सा आपके घर का एग्जांपल दे देता हूं, आखिरी वाला एग्जांपल लिख लेना, इसके बाद और नहीं। आप कितने एग्जांपल देगा, एंजाइम एंजाइम एंजाइम, आखिरी एग्जांपल लिख लेना। आपके घर वाला है, कुछ ये ऊपर के बोल भी सकते हो पर नीचे वाला नहीं बोलोगे, मुझे मालूम। भैया मिल्क, याद आया, दूध को अगर कर्ड में चेंज करना है तो हम क्या यूज करते हैं, एक एंजाइम का यूज करते हैं, CURD, LAB, लैब एंजाइम का यूज किया जाता है। LAB, ये जनरली लैब क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। लैब अगर मैं सिंपल बोलता हूं तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। तो ये एक टाइप की बैक्टीरिया है जो कि ये एंजाइम को प्रोड्यूस करती। तो बैक्टीरिया भी एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं, समझे। बहुत ज्यादा यूज है हमारे घर पे, डेली वर्क्स में, बायो ट्रीटमेंट में, या फिर जो सीवेज ट्रीटमेंट्स है उनमें, एनर्जी प्रोडक्शन मेथड में, सब जगह बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, ठीक। हाथ के बैक्टीरिया मारो, हर जगह के बैक्टीरिया खत्म कर दो, गंदे बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया को मत मार देना। चलो
तो लैब की बात किया जाए तो यानी लैक्टोबैसिलस एंजाइम का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, LACTOBACELLUS बैसिलस एंजाइम ENZYME एंजाइम। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, स्क्रीन में शायद लिख रहा होगा, सही होगा तो लैक्टोबैसिलस एंजाइम जो कि मिल्क को कर्ड में चेंज करने में मददगार है। इसको भी लिख लो, फिर कंप्लीट करते हैं। चलो कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद इसका एक टॉपिक और छूट गया है, ये एक्टिविटी सेंसिटिविटी, वो अगले लेक्चर में देख लेंगे। और इसके बाद इसका एक और टॉपिक था जो जियोलाइट कैटलिस्ट, मतलब सेफ सेंसिटिव कैटलिस्ट, वो भी छूट गया, तो अगले वाले लेक्चर में होपफुली देख लेंगे। तो इस वाले लेक्चर के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगले वाले लेक्चर के लिए भी थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्योंकि आप उसमें आने वाले हो। और क्या बोल रहा है, मिलते हैं अगले वीडियो पे।